नमस्कार, टू द पॉइंट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिमा दत्ता। आज हरियाणा न्यूज के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान हैं, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के कद्दावर नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब। भूपेंद्र जी, बहुत स्वागत आपका हरियाणा। धन्यवाद। 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आए और एक बहुत बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी के लिए लेकर आए। आखिर इतनी बुरी स्थिति में कांग्रेस पार्टी क्यों आ गई है? देखिए, जिन राज्यों की बात कर रहे हैं उनमें एक पंजाब को छोड़ के बाकी राज्यों में तो कांग्रेस की सरकार नहीं थी, लेकिन प्रजातंत्र में हार और जीत दो पहलू हैं। जो पहले हारते थे कभी जीत जाते हैं, हार और जीते हुए हार जाते हैं। और ये जो है, जो 5 राज्यों का नतीजा आया हुआ है, हालांकि कांग्रेस के बहुत ज़्यादा उसमें नहीं है हित में, लेकिन फिर भी मैं ये कह सकता हूँ कि आगे कांग्रेस को एक रास्ता दर्शाया है, मजबूत होकर लड़ेंगे। अब परेशानी क्या मानते हैं? आखिर प्रॉब्लम क्या है कि आज ये हाल हो गया है? बीजेपी देखिए हर चुनाव में जाती है, कहीं ना कहीं से जीत लेकर ही आ जाती है अपने, लेकिन कांग्रेस पार्टी इतनी ज़्यादा परेशानी का सामना क्यों कर रही है? देखिए, कोई सामना नहीं, मैं प्रजातंत्र मैंने कहा हार जीत, मैंने तो वो भी समय देखा है, बीजेपी की कुल 2 MP थे। ये समय की बात है। अभी जैसे जैसे समय आएगा आप देखें आगे क्या होगा। तो आपको लगता है रिवाइव करेगी कांग्रेस? पिछली बार जो इसमें चुनाव हुए, तीनों स्टेटों में हुए, राजस्थान में कांग्रेस जीती, मध्य प्रदेश में जीती, छत्तीसगढ़ में जीती, जबकि बीजेपी की सरकार थी। तो आप खुद स्वयं देखते हैं इसमें कोई तो कांग्रेस के रिवाइवल की आप अभी देखते हैं कि उम्मीद है? हाँ, कांग्रेस एक पूरे राष्ट्रीय पार्टी है, हर घर में कांग्रेस पहुंची हुई है। वो एक दिन का काम नहीं है, पार्टी को हर घर तक पहुंचने में बहुत समय लगता है। एक दफ़ा की जीत हार से जो है ना, कोई वो नहीं होता है। लेकिन लगातार चुनाव, आप देखिए 2014 का लोकसभा चुनाव, अब ये 2019 का, अब 2024 में भी कुछ कांग्रेस के लिए खास संभावनाएं नजर नहीं आ रही। ऐसा है, 2014 के बाद ही राजस्थान के और ये मध्य प्रदेश के और छत्तीसगढ़ चुनाव हुए थे जब कांग्रेस जीती, और 2014 के बाद ही, बल्कि 19 के बाद ही 2 बाई इलेक्शन हरियाणा में हुए, दोनों जगह ही हारे हैं। हरियाणा में तो कांग्रेस पार्टी स्ट्रांग रही है। हाँ। बीजेपी तो पहली बार सरकार उसने अभी बनाई, लेकिन कांग्रेस पार्टी का एक होल्ड हरियाणा में हमेशा से रहा है। हाँ। तो वो उसी का उसका नतीजा भी बाई इलेक्शंस में देखने को। जब स्ट्रांग रही है तो पंजाब में बीजेपी कहाँ स्टैंड करती है? लेकिन आम आदमी पार्टी ने वहाँ पे कांग्रेस को पूरा का पूरा साफ कर दिया। बीजेपी कहाँ स्टैंड करती है? हाँ, ये बताएं। अभी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी पहले कितनी सीटें थी, अब घटी हैं। लेकिन कांग्रेस विपक्षी सीटें प्रियंका गांधी खुद कैंपेन में थी, पहले भी नहीं थी कांग्रेस की सीटें। पहले भी वो ज्यादा सीटें नहीं थी, 7 सीट जीती थी। तो वो भी घट के अब वहाँ इलेक्शन जो है बाइपोलर हो गया। अगर कांग्रेस और ये सब मिलके लड़ते तो शायद हो सकता मजबूत स्थिति बनती। तो कोई अध्यक्ष को लेके भी प्रॉब्लम है क्या? क्योंकि हर बार ये सवाल उठते हैं और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ये कहते हैं कि गांधी परिवार के ही इर्द गिर्द सिर्फ कांग्रेस घूम के रहती है और उसी वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नहीं, अध्यक्ष कोई नहीं, सोनिया जी हमारी प्रधान है। पहले भी इतने साल रही, उनके रहते रहते 2004 में भी सरकार आई, 2009 में भी केंद्र में सरकार आई, हरियाणा में भी 2005 में सरकार आई, 2009 में भी आई। तो ये आवाज जो उठ रही है गांधी परिवार के बाहर से, क्या कांग्रेस का अध्यक्ष होना चाहिए? ठीक है, तो चुनाव है, अब भर्ती हो रही है, जो चुनाव में जो अध्यक्ष बनेगा वो पता लग जाएगा। पूरे देश में एक और भी चर्चा है, G23 आखिर क्या है और इसका रोल क्या है? और क्योंकि हरियाणा में भी हम देख रहे हैं बहुत से नेता कहते हैं कि ये G23 वाले तो कांग्रेस को और नीचे लेके जाना चाहते हैं। ऐसा है, G23 तो आप लोगों का नाम दिया हुआ है। हाँ, कुछ हम साथी हैं, हम जो चाहते थे भी कांग्रेस किस तरह से मजबूत हो सकती है वो सुझाव दिए हमने और आप भी देंगे। तो G23 कांग्रेस को मजबूत करने के लिए है? कांग्रेस को मजबूत करने के हमने सुझाव दिए थे। अच्छा। G23 तो आप कहते हैं ना। अच्छा। मैं तो कुछ साथी हमारे जो पुराने कांग्रेस के हैं साथियों ने पत्र लिखा था, उस पर एक्शन भी होगा और यही आप देख रहे हैं, चुनाव भी हो रहे हैं, पार्टी की भर्ती भी हो रही है और अब जो जहाँ जरूरत समझेंगे कांग्रेस को मजबूती करने के लिए और फिर कहेंगे आप। तो G23 से कोई नुकसान नहीं है कांग्रेस को, वो फायदे के लिए कांग्रेस के एक सजेशन, कांग्रेस के मजबूत करने के लिए सुझाव दिए।
तो कांग्रेस को मजबूत करने के लिए क्या लगता है, क्या होना चाहिए? वो तो सारे हमने सुझाव दिए, सब आप छाप चुके हैं। उसके जो जो वो आता है, एक तो ये था कि चुनाव होना चाहिए, वो हो ही रहा है, भर्ती होनी चाहिए, और बहुत सारे सुझाव थे कि कांग्रेस का इकट्ठा होके लड़े, और जहाँ अलायंस की जिस पार्टी से जरूरत हो वो अलायंस भी कर लें। तो आप मीडिएशन की भूमिका निभा रहे हैं कि G23 नेताओं और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व नहीं, में? मैं कोई मीडिएशन की भूमिका नहीं है। अब हरियाणा में हमने मीडिएशन की जरूरत ही नहीं है सोनिया जी को। मीडिएशन सबको जानती है, सबको बुलाएंगे, बात करेंगे, कोई समाधान निकल सकता हो निकालेंगे। हरियाणा के तमाम नेता अब राहुल गांधी के पास पहुंचे थे, मुलाकात हुई, क्या बात हुई? हाँ, बुलाए थे उन्होंने सबसे, सबने अपने अपने विचार रखे। कोई किसी का कोई विचार था। देखो, विचारों का प्रजातंत्र में विचारों का मतभेद होना स्वाभाविक है, मनभेद वाली कोई बात नहीं। तो कांग्रेस में मनभेद नहीं है? नहीं, सब एक हैं। प्रजातंत्र में अगर मतभेद नहीं होंगे तो प्रजातंत्र ही नहीं रहेगी। आपका कुछ विचार हो सकता है, मेरा कुछ विचार हो सकता है, इनका कुछ विचार हो सकता है, लेकिन उन सब विचारों में से कौन सा विचार या कैसे उन विचारों का मिश्रण होके समाधान निकलता है, वो बात है। तो हरियाणा के लिए क्या रोड मैप तैयार हुआ? क्योंकि हरियाणा पे हम देखते हैं हर बार गुटबाजी ही नजर आती है। नहीं, हरियाणा कोई गुटबाजी नहीं। कुमारी तो शैलजा आप लोगों की बनाई हुई है। आप लोगों को और कोई काम नहीं मिलेगा तो यही कहोगे गुटबाजी। आपको बीजेपी की गुटबाजी नहीं दिखती? नहीं, हम तो उनसे भी सवाल पूछते हैं। कोई कहीं मीटिंग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई वहाँ के विधायक कह रहे हैं वो यहाँ करप्शन है, तो देखो स्वाभाविक है। नहीं, देखिए गुटबाजी हर पार्टी में होती है, हर पार्टी गुटबाजी तो मतभेद तो हर किसी में रहता है, लेकिन कांग्रेस का मतभेद बहुत ज्यादा सामने आता है हमेशा। मतभेद वो तो आप लोगों का वो है ना। आप मतलब मैं ये कह सकता हूँ इसका राय का पहाड़ बनाना अच्छी तरह जानते हो आप। तो अब पहले देखिए अशोक तंवर प्रदेश अध्यक्ष थे और उनके और आपके रिश्ते कैसे थे ये किसी से छिपे नहीं। तो ठीक थे, मेरे क्या था उनसे, मेरा किसी से रिश्ता खराब नहीं है। अब कुमारी शैलजा के साथ भी यही कहते हैं? नहीं, मेरा कोई रिश्ता खराब नहीं है। नहीं, मेरा किसी से कोई रिश्ता खराब। तो कांग्रेस में संबंध मधुर हैं सबके हैं। तो अब राहुल गांधी से मुलाकात के विचारों का मतभेद हो सकता है, कैसे क्या करना वो अलग बात है। बाकी मेरा कोई व्यक्तिगत किसी से कोई मतभेद नहीं। लेकिन हमने देखा अभी जैसे ये चुनाव भी थे, कांग्रेस को इतनी उम्मीदें नहीं थी कि 2019 की जो विधानसभा हरियाणा के जो चुनाव हुए, कांग्रेस के भी नेताओं को इतनी उम्मीद नहीं थी कि हमें इतनी सीटें मिल जाएंगी विधानसभा में। तो क्या ये लगता है आपको एक रीजन था कि चुनाव कमजोर तरीके से लड़ा, या फिर कांग्रेस के नेताओं ने उतनी जान नहीं फूंकी चुनाव में? नहीं, हमने चुनाव अच्छा क्योंकि बीजेपी ने 75 पार का नैरेटिव दे दिया था। फिर मिला क्या? 4000 वोटों का फर्क था, अंतर रहा है। 4000 वोट और कांग्रेस से आ जाती, क्योंकि हमारे साथी कोई 500 से आ रहा है, कोई 800 आ रहा है, तो सिंगल लार्जेस्ट कांग्रेस होती, और 42-43 कुल पूरे हरियाणा में और आ जाती, तो हमारी मेजोरिटी आती है। तो चलो उसकी बात है, और जो भी फैसला करते हैं लोग, हम उसको स्वीकार करते हैं। लेकिन अब आज क्या है हरियाणा में, किस किस्म की सरकार बनी हुई है? गठबंधन की सरकार के कामकाज से खुश हैं आप? गठबंधन की कौन सा गठबंधन? गठबंधन थोड़ा है, ये तो स्वार्थ बंधन है। देखिए, जब चुनाव था, जैसे आपने कहा, बीजेपी वाले कह रहे थे हम 75 पार करेंगे, और जेजेपी वाले कह रहे थे इनको यमुना पार करो। चुनाव हो गया, मैनिफेस्टो अलग अलग, बात अलग, चुनाव हो गया, स्वार्थ में यार बन गए वो, समझे ना। उनका कोई जनहित का कोई समर्थन, वो गठबंधन नहीं है, जनहित के लिए गठबंधन नहीं है। लेकिन वो तो कहते हैं हमने तो जनहित के लिए किया है, हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम लेकर। सबको पता लग गया, मैं बताया आपको, और नतीजा भी देख लिया उनने। इस सरकार बनने के बाद 2 बाई इलेक्शन हुए हैं, कहाँ है ये? नजर ही नहीं आ रहे। और जो भी अगर बाई इलेक्शन होगा, जब देखना आ रहा है, अब आगे जनरल इलेक्शन होगा तो दोनों का सफाया होगा। बड़ौदा का बाई इलेक्शन हुआ, हरियाणा जो है बीजेपी और जेजेपी मुक्त हो जाएगा, चुनाव होंगे। बड़ौदा के बाई इलेक्शन में भी बीजेपी दूसरे नंबर पे थी, एलनाबाद के बाई इलेक्शन में भी बीजेपी दूसरे नंबर पे थी ना। सरकार उनकी है, वो तो कहते हैं पॉपुलरिटी का तो जब भी पता लगता है। तब को लगता है बीजेपी को जीतना चाहिए था चुनाव, अगर लोग खुश होते हैं। लोग खुश होते और क्या, और चुनाव, और लोग खुशी और नाराजगी कैसे? तो किसान आंदोलन भी तो उस समय पीक पे था, किसान आंदोलन भी तो उस समय पीक पे था। तो इससे क्या, तो अब भी है, जो किसानों के साथ किया है, जो हुआ है, सबको मालूम है, सबको मालूम है। वायदा किया,
ये जो इनके मैनिफेस्टो देखो आप, जेजेपी की 5100 रुपये पेंशन वो होगी। कह रहे हैं हम करेंगे, 5100 कह रहे धीरे धीरे बढ़ा देंगे लेकिन कर देंगे। अब क्या, तो बढ़ाया नहीं है, बाकी टाइम जा लिया। अब क्या है, आधा टाइम जा चुका, आधे से भी ज़्यादा। तो ये थोड़ा, ये लोग इतने मूर्ख नहीं है। लेकिन आप भी कह रहे हैं कि अगर हमें आगे मौका मिलता है तो हम पुरानी पेंशन स्कीम लागू करेंगे। बिल्कुल करेंगे, क्योंकि कर्मचारियों की ये मांग है। और जब ये लागू की गई थी तो केंद्र सरकार में तो शायद 2003 में करी थी, और हमने यहाँ करी शायद 2006 में। जब लागू की गई थी तो ये सोचा गया था भी शायद कर्मचारियों का हित होगा, लेकिन तजुर्बे से ये पता लगा भाई कर्मचारियों के हित में नहीं है ये, इस वास्ते हम उसको बदल देंगे। राजस्थान में पुरानी लागू कर दी, छत्तीसगढ़ में पुरानी लागू कर दी, ये हम ही कर देंगे। तो 2.5 साल होने वाले हैं इस सरकार को, यानी कि आधा समय बीत गया है। आधा समय हो गया तो आप कितने नंबर देते हैं? देखिए, नंबर जो है ना 0 से कम दे नहीं सकता, 0 के लायक भी नहीं है नंबर। तो अगर आप पूछोगे 10 में से 0 भी नहीं, क्योंकि कोई भी एक भी उपलब्धि सरकार की नहीं है। एक भी इनका मैनिफेस्टो उठाओ दोनों पार्टियों का, एक भी अब मैनिफेस्टो इन्होंने लागू नहीं किया। आपके सामने कहा था किसान की जो है आमदनी दुगनी करेंगे 2022 तक। 2022 तो क्या, आमदनी छोड़ो, लागत दुगनी तिगनी हो गई। रोज पेट्रोल डीजल, ये गैस की कीमत बढ़ रही है, उसका किस पे असर पड़ता है? उसके खाद पे, उससे खाद महंगा पड़ता है। जैसे हमारे समय में ना खाद पे टैक्स था, ना पेस्टिसाइड्स पे था, टैक्स नहीं थे। और आज जो है आप देख रहे हैं हम बढ़ रहे हैं, तो ये 100 रुपये पार कर गया। और डीजल पूरे देश में सबसे सस्ता था। आप अभी आप गाड़ी उठा के जाना, जब आप हरियाणा से दिल्ली में आओगे तो वहाँ के पेट्रोल पंप वालों ने बोर्ड लगाया हुआ है कि हरियाणा से सस्ता डीजल। और पहले उल्टा था हमारे समय में, पहले हरियाणा का जो पेट्रोल पंप था वो बोर्ड लगाता था दिल्ली से सस्ता डीजल सबसे, क्योंकि वैट इन्होंने जो हमारे समय से उससे डबल कर लिया। तो अभी तो रियायत दी थी, पहले 5 रुपए घटाए थे, तो फिर अब क्या हो गया? अब दोबारा से हल्का हल्का कीमतें बढ़ रही हैं। अब क्या हो गया? गुम चोट मारने के आदि ही। गुम चोट जो मारी जाती है ना, हल्के हल्के की बात कर रहे हो, चोट दिखती नहीं है, दर्द बहुत करती है। गरीब आदमी से पूछो आप, जो मध्यवर्गीय लोग हैं उनसे पूछो, महंगाई कहाँ पहुँच गई। हरियाणा जो प्रदेश 2014 में प्रति व्यक्ति आए, प्रति व्यक्ति निवेश में भी, और किसान भी खुश था, नंबर 1 था पूरे देश में। आज नंबर 1 किस चीज़ में है? बेरोजगारी में। आज नंबर 1 किस चीज़ में है? महंगाई में। और मतलब अपराध बढ़ रहे हैं किस प्रकार से, ऐसा प्रतीत होता है जैसे यहाँ पे कोई सरकार ही नहीं। और भ्रष्टाचार सारी सीमाएं लांघ चुकी, आप देख रहे हैं। तो कह रहे हैं हमारी नो टॉलरेंस पॉलिसी है भ्रष्टाचार को लेकर। 7 साल के बाद पता लगती है नो टॉलरेंस। जो मुख्यमंत्री की स्वयं के हल्के में जिस प्रकार से पकड़े गए, HPSC में नौकरियां, ऐसी नौकरियां का देखा, नौकरियां कैसे बिक रही हैं हरियाणा में। तो कह रहे हैं सबसे ज्यादा नौकरियां आपने बेची। बताओ, कोई एक भी सबूत बताओ। ये तो सबूत HPSC के वहां पकड़ा गया नहीं। कह रहे हैं हमारी सरकार है इसलिए पकड़ा गया। हमारे यहाँ कोई ये नहीं है। ये हो सकता है कि नौकरी एडवर्टाइज की हो, कैंसिल हो, कोई टेक्निकल दिखाने, इस बात पे कोई नहीं आई है करप्शन का। कोई आज तक एक इल्जाम किसी ने लगा। 10 साल रहा हूं मैं। हाँ, हमारे से पहले वाली सरकार में था, जो जिसमें JBT स्कैम हुआ, नौकरी में हुआ, हमारी सरकार में नहीं हुआ। लेकिन हर चुनावी रैली में हुड्डा साहब, हर चुनावी रैली में, हर मंच पे CM साहब यही कहते हैं कि पहले तो खर्ची पर्ची की सरकार थी, पर्ची देते थे, नौकरी लगती थी। अब तो घर बैठे बैठे एक गरीब से गरीब बच्चा भी सरकारी नौकरी लगता है। तो देख लिया आपने, तो अटैची चल रही है। अब तो अटैची चल रही है। इनके पास कोई बात थी नहीं खर्ची पर्ची का, कोई या तो कोई इनके पास सबूत हो। अब यहाँ तो सबूत मिल गया। HPSC का जो है उसमें करोड़ों रुपए मिले हैं। कोई एक आदमी काम नहीं है, ये डीप रूटेड कॉन्स्पिरेसी है। इसी प्रकार से सबॉर्डिनेट सर्विसेज कमीशन में जो उसको चेयरमैन को बदलना पड़ा, आपके सामने है। आज तक कोई उसकी रिपोर्ट नहीं आई, कोई आगे कार्रवाई नहीं हुई। बट ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार है इसलिए तो हम सामने लेकर आ रहे हैं और एक्शन लेते हैं ऐसे लोगों के ऊपर। ये कहाँ एक्शन लेते हैं? एक्शन तो लोग लेते हैं, लोग कंप्लेंट करते हैं। जब इनको मंजूर, जब
लुट रहे हों लोग तो वो कंप्लेंट करते हैं। तो अल्टीमेटली तो सस्पेंशन करेंगे या कुछ ना कुछ टर्मिनेशन करेंगे या क्योंकि- जेल में क्योंकि- भेजना क्योंकि- पड़ेगा, एक्शन तो लेंगे। क्योंकि यहाँ भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। तो आपको लगता है दबाव में, आपको लगता है ये दबाव में करना पड़ता है जब चीजें हाँ, सामने आ गई? बिल्कुल बिल्कुल, नहीं तो आपको पता है हर चीज में देखें भ्रष्टाचार की तो सीमाएं लांघ चुके हैं। और मैं क्या कह रहा हूँ, ये इनके लोग कहते हैं, हर आदमी कहता है, किसी से पूछ लो। तो अब आपको क्या लगता है हरियाणा में, अब जैसे आम आदमी पार्टी, दिल्ली में किसी और पार्टी को कहीं जगह ही नहीं बची है, पंजाब में जाएं वहां पे देखिए आम आदमी पार्टी ने पूरा का पूरा एक एक्वायर कर लिया है पंजाब के रीजन को, और अब अगला टारगेट हरियाणा है। तो आपको लगता है कि हरियाणा में कुछ आम आदमी पार्टी का स्कोप है? प्रदेश की अपनी अपनी अलग अलग परिस्थितियां हैं। दिल्ली के 3 तरफ हरियाणा है। दिल्ली तो इतने साल से बीजेपी नई आम आदमी पार्टी आई हुई है, कोई असर नहीं हुआ। पंजाब तो दूर है ना, पंजाब के साथ तो थोड़ा बॉर्डर लगता है हरियाणा का। दिल्ली तो 3 तरफ है दिल्ली के, तो असर नहीं हुआ। और वो आप देखो क्या पंजाब में आम आदमी पार्टी के एमपी भी जीते, आम आदमी पार्टी मुख्य विपक्षी दल भी रहा। लेकिन हरियाणा में तो ये मतलब पार्लियामेंट में भी चुनाव लड़े, असेंबली के भी सारी लड़े, कहीं अपनी उपस्थिति भी दर्ज नहीं करा सके। तो अलग अलग परिस्थितियां होती तो हैं। अब कुछ बदलेगा माहौल इन नहीं, सब क्या चीजों के बाद? नहीं बदलेगा। बदलेगा मैं बता रहा हूँ, बदलेगा क्यों नहीं। कांग्रेस की सरकार बनेगी हमारी, और बीजेपी जेजेपी मुक्त हरियाणा बनेगा। आपको लगता है ये हो पाएगा? होगा, आज कह रहा हूँ मैं, होना ही है। क्योंकि कोई भी वर्ग इस मौजूदा सरकार से, हरियाणा की सरकार से संतुष्ट नहीं है। सब विमुख हो चुके हैं, चाहे वो किसान है। तो किसान के साथ तो कल डिप्टी सीएम खेत में बैठ के रोटी खा रहे थे। हाँ, तो उससे वोट थोड़ा ही मिलती है। किसान को तो अपने कीमत चाहिए। वो वीडियो देखी आपने? नहीं, मैं देखता, मेरे को वीडियो देखने की किसी, लेकिन मेरे को हकीकत पता है। किसान आज बिल्कुल सरकार से विमुख है, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे कर्मचारी हो। आप देखें कहीं आप क्या हो क्या रहे हैं यहाँ, तमाशा क्या हो रहा है। आप अस्पताल में जाओ तो वहाँ डॉक्टर नहीं, स्कूल में जाओ तो वहाँ मास्टर नहीं, और भाई दफ्तर में जाओ तो वहाँ कर्मचारी नहीं, सड़कों पे रहते हैं। तो आपके पास और क्या कोई प्लान है विकास के इसके लिए? पैसा लगाओ तो खजाना खाली, कर्जे में डुबाने के सिवाय और कोई कार्रवाई की नहीं है। तो आपके पास कोई प्लान है इसके लिए कि स्कूल्स में जाएं तो अच्छे से एडमिशन भी मिले? क्योंकि आज आप देखिए लाखों रुपए फीस देनी पड़ती है और हर व्यक्ति परेशान है कि हम क्या करें, स्कूल में एडमिशन लेने के लिए एक बहुत बड़ा टास्क है, लाखों रुपए चाहिए तभी बच्चों का एडमिशन होगा। बच्चे थे, पढ़ते थे। हमारे समय में सारी यूनिवर्सिटी खुली हैं, एजुकेशन की खुली है। राजीव गांधी एजुकेशन, आप वहाँ से शुरू हो जाओ पंचकुला से, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिज़ाइनिंग, फिर वहाँ से आप आओ कुरुक्षेत्र, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, दूसरा जो हिंदुस्तान में दूसरा, एक अहमदाबाद में, दूसरा वहाँ। फिर करनाल में आओ कल्पना मेडिकल कॉलेज, फिर आप इसमें सोनीपत में जाओ, कानपुर में वुमेन यूनिवर्सिटी, वुमेन मेडिकल कॉलेज है जी। और फिर आप आ जाओ इधर सोनीपत और ये राजीव गांधी एजुकेशन सिटी। फिर वहाँ से आप आ जाओ फरीदाबाद मेडिकल कॉलेज, YMCA यूनिवर्सिटी, जो ये कह रहे हैं हमने बनाई यूनिवर्सिटी, हमारे समय बनी। फिर वहाँ से आप आ जाओ मेवात मेडिकल कॉलेज। तो हायर एजुकेशन की बात है, फिर नहीं, स्कूल की बताऊँगा। फिर वहाँ से आप आ जाओ गुड़गांव, देश की सबसे पहली डिफेंस यूनिवर्सिटी का हमने काम शुरू किया। आप रेवाड़ी चले जाओ, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी, सैनिक स्कूल, छोटी सी स्टेट है, 2 सैनिक स्कूल हैं हरियाणा में, समझे नहीं। फिर वहाँ से आप आ जाओ झज्जर, एम्स और कैंसर इंस्टीट्यूट वहाँ बना। रोहतक में आपका ये इसमें मैनेजमेंट का बना, IIM बना। और विजुअल एंड आर्ट्स यूनिवर्सिटी बनी, परफॉर्मिंग आर्ट्स यूनिवर्सिटी बनी। हिसार में लाल लाजपत राय के नाम से एनिमल साइंसेज की यूनिवर्सिटी बनी। जींद में चौधरी रणबीर सिंह के नाम से यूनिवर्सिटी बनी। भिवानी में चौधरी बंसी लाल के नाम से यूनिवर्सिटी बनी, जहाँ मेडिकल कॉलेज हमने सेंक्शन कराया। इसी प्रकार सिरसा में जो है चौधरी देवीलाल के नाम से 4 कमरों की यूनिवर्सिटी थी, उसको राष्ट्रीय स्तर पर लेके आए। इसी प्रकार से स्कूल एजुकेशन,
अच्छे से अच्छे स्कूल आए, हमने बनाए। स्कूलों में आपको लगता नहीं कुछ बार होना चाहिए कि आप इससे ज़्यादा पैसे नहीं ले सकते हैं एडमिशन के लिए? एक फर्स्ट क्लास के बच्चे का अगर एडमिशन कराना है तो उसके लिए माता पिता इतने परेशान हैं आजकल, और इतने लोग हमारे पास भी आते हैं और बोलते हैं कि मतलब कुछ तो इसमें करना चाहिए सरकार। अच्छा स्कूल आने चाहिए और सब आना चाहिए। हमने तो गरीब बच्चों के लिए माफ़ किया था, प्राइवेट स्कूल को भी इतना देना पड़ता था। इनका कोई मतलब ऐसा है जैसे सरकार है ही नहीं, कहीं किसी का कंट्रोल ही नहीं है, जो मर्जी करे। तो रोजगार के लिए आप कह रहे हैं बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 है। रोजगार के लिए आपको अगर अब क्योंकि आधा टर्म निकल चुका है सरकार का और आधा टर्म बाकी है, यानी कि चुनाव अब बहुत नज़दीक ही हैं, तो क्या प्लान है कांग्रेस पार्टी के पास रोजगार? पहले भी हमने रोजगार के समाधान किए। देखिए जगह जगह IMT बनाई हमने, खरखौदा में IMT बनाई, फरीदाबाद में बनाई, इस प्रकार रोहतक में बनाई, यमुनानगर के पास हमने किया, और इस प्रकार जगह जगह IMT बनाई इंडस्ट्रियल में, ताकि लोगों को रोज़गार मिल सके। ये इन्वेस्टमेंट ही ला सके। जो प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 था, इवेंट मैनेजमेंट के माहिर है। यहाँ इवेंट मैनेजमेंट किया गया गुड़गांव में, और यहाँ कहा गया 7 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट जो MOU साइन हो गए, 7,000 करोड़ की भी नहीं है। मैक्सिमम जो इनकी इन्वेस्टमेंट आई है 5,000 करोड़ आई है एक साल में, ये समझ में नहीं आता मेरे को। और इनका आप देखो, क्यों गवर्नर साहब का जो अभिभाषण होता है वो सरकार के द्वारा लिखा जाता है, उसमें लिखा है कि हम जो है 1 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट ला के 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे। भाई जब तुम्हारी इन्वेस्टमेंट आज 1,600 करोड़ है एक साल की, मान लो 2,000 करोड़ है, तो 50 लाख में 1 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट होंगे, 50 साल के बाद दोगे। तो ये तो विजन की बात है। सबको लगता है विजन नहीं है इन लोगों। नहीं, आप इन्वेस्टमेंट बताओ कहीं आ रही हो तो, कहीं आ रही हो? अभी भी अनिल विज साहब दुबई गए और वहाँ से उन्होंने कल भी आह्वान किया कि सब आप आइए और हरियाणा में आके इन्वेस्ट कीजिए। तो अच्छी बात आए तो मैं तो स्वागत करूँगा, इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे तो क्यों रोजगार मिलेगा। ये ऐसे ऐसे कानून बनाते हैं भाई। अब डोमिसाइल 5 साल 15 साल से 5 साल घटाना, ये मतलब जिसको कहते हैं ना एक विजन होना चाहिए, विजन नहीं है। विजन नहीं है तो दोनों पार्टियां मिलके फिर क्या कर रही हैं? बस स्वार्थ, लूट रहे हैं प्रदेश को, और क्या कर रहे हैं। तो प्रदेश के लोग अब इसका जवाब देंगे। कर्जे में दबाए आपको पता होना चाहिए 3 लाख करोड़ के करीब कर्जा हो गया आज हरियाणा के ऊपर। कहीं दिख रहा है आपको? हमारे समय में 60,000 करोड़ था जब हमने सबसे 13,000। विधानसभा में भी आपने बताया कि पूरे हर हरियाणवी पे आज के समय में एक इतना एक लोन है। हाँ, पूरे परिवार पे 6 लाख आता है, इसका मतलब एक व्यक्ति पर 1,25,000। तो ये आपके सामने 1,20,000, सॉरी 1,20,000 आएगा। परिवार में 5 आदमी माने जाते हैं तो 1,20,000 हो गया ना। 1,20,000 कर्जा लेके बच्चा पैदा होता है, और दिख क्यों नहीं रहा भाई हमारे समय में? तो कांग्रेस पार्टी भी नहीं दिख रही ना। अगर इतनी परेशानियां हैं तो ग्राउंड में आप कैसे नहीं दिख रहे? ग्राउंड में जाके आप देखिए, जब महंगाई को लेके बीजेपी प्रदर्शन कर दी। पैमाना क्या होता है प्रजातंत्र में? चुनाव मैंने बता चुका, 2 बाई इलेक्शन हुए, दोनों कहाँ रह गई है, और कांग्रेस पार्टी कैसे दिखाई देगी? नहीं, लेकिन लोगों को तो ये चाहिए कि उनके मुद्दे उठाने के लिए कोई चाहिए। आंख कबूतर की तरह आंख बंद करके बैठ जाओगे, नहीं दिखाई देगी आपको। कांग्रेस पार्टी तो है, लोग हैं। प्रदर्शन तो वो दिखते थे ना जब बीजेपी के नेता अपने कुर्ते उतार के खड़े होकर महंगाई के खिलाफ हाय हाय करते थे। जब भी तो लोग समझ रहे हैं ना, जो कुर्ते उतार के महंगाई कर रहे थे, भाव मांग रहे थे, वो आज दिख रहे हैं क्या? आज कुर्ते उतारते दिख रहे हैं क्या? आज तो कुर्ते के ऊपर भी कोट पहने बच्चे बचते फिर रहे हैं, गाँव में जा नहीं सकते। अब तो जा रहे हैं, पहले तो कह रहे थे कोविड की वजह से नहीं जा पाए। आप कह रहे हैं ना, आप कह रहे हो। नहीं, अभी तो तमाम नेताओं के प्रोग्राम शुरू हो गए। डिप्टी सीएम भी लगातार रैलियां कर रहे हैं, सीएम साहब भी रैली हुई, किसकी रैली हुई है? ये आपके इसमें कैमरे में रैलियां होती हैं, जब लोग मन से आते हैं ना, जब पता लगता है। ग्राउंड रियलिटी मैंने बता दिया आपको, मैं कोई व्यक्तिगत उसमें नहीं करता, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि ये सरकार बिल्कुल विफल सरकार है, इवेंट मैनेजमेंट की सरकार है, और बैंकिंग उसमें एक टर्म होती है नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है। दैट्स ऑल। आप देख सकते हैं, बिजली की बात है, 1 यूनिट बिजली बढ़ाई उन्हें। हमारे समय में 4 तो थर्मल प्लांट लगाए हमने, 1 यमुनानगर, 1 हिसार, 2 जज्जर,
एक न्यूक्लियर पावर प्लांट फतेहाबाद लगाया और जो हमारे उथे वो करे। फिर मेट्रो हम लेके गए यहाँ से गुड़गांव, यहाँ से भादरगढ़ और यहाँ से बल्लभगढ़। इनके समय में एक ही मेट्रो बढ़ी है कहीं? एक कोई यूनिट बढ़ा है बिजली का? हमारी सरकार आने से पहले 2005 में आने से पहले बिजली की कमी से सरकार बनती थी, बिगड़ती थी। आज हम सरप्लस पैदा कर रहे हैं। इनका क्या योगदान है? एक यूनिट बढ़ाई है तो वही तो दिखता तो कुछ नहीं। कोई यूनिवर्सिटी बनाई है उन्होंने, मैंने तो आपको इतनी यूनिवर्सिटी गिनाई है और भी यूनिवर्सिटियाँ हैं जो मैं नहीं गिना पाया। इतना काम हुआ है एजुकेशन में। फिर आपका जो जितने हाईवेज हैं, मतलब हमारे टाइम के बने हुए हैं, कुछ सैंक्शन किए हुए हैं, इनके कारण। मतलब आप ये कह रहे हैं आपने तो हरियाणा को नंबर 1 बना दिया था। ये लगातार नहीं, आप तो सब घूमते हैं, उनसे बात करते हैं। आप बता दो मेरे को, दो प्रोजेक्ट आपने देखे हो इनके 7 साल में, कोई बता दो। 2.5 साल में एक प्रोजेक्ट देखा हो, एक बता दो, एक बता दो मेरे को। सबसे पहले इन्हें ये कहा था कि वो कल्पना चावला यूनिवर्सिटी को हेल्थ यूनिवर्सिटी बनाएंगे, मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाएंगे, और वो ज़मीन भी गांव वाले दे दी। वहाँ क्या है जाके देखना। ऐसे थोड़ा ही होता है। 7 साल में एक यूनिवर्सिटी नहीं बनेगी तो फिर तो हो गया काम। पैसा नहीं है, पैसा कहाँ इनके पास? इन्होंने कर्जे में डुबाने का काम किया है। तो पैसा चला कहाँ गया प्रदेश का? इनसे पूछो। आज जो इन्होंने बजट पेश किया उसमें जो रेवेन्यू रिसिप्ट हैं वो तो मान लो 1,07,000 के, कितने 1,06,000 के हैं, और एक्सपेंडिचर जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो 1,17,000 करोड़ है। 9,000 करोड़ के करीब तो रेवेन्यू डेफिसिट है वो। और जबकि जो मिसलेनियस उसमें 5,000 करोड़ दिखा रखा है, 5300 करोड़, वो आता नहीं 50 करोड़ भी, और भी कर्जा बढ़ेगा। मैं आज अगले साल बजट आएगा जब मैं आपको दिखा दूंगा, 20,000 करोड़ और कर्जा लेंगे। मतलब डे टू डे कमाने के लिए कर्जा बढ़ा रहे हैं और डे टू डे खर्चे के लिए कर्जा ले रहे हैं। वो आगे विकास का तो कोई स्कोप दिखता नहीं है। इससे कोई विकास नहीं होने वाला है। अभी विधानसभा चुनाव तो दूर है, उससे पहले बहुत सारी जगह पे चुनाव है निगम के। आपको क्या लगता है कांग्रेस पार्टी की कितनी तैयारी है उन चुनाव के लिए? बहुत सारी जगह पे निगम के चुनाव है, नगर परिषद कहाँ है? करा ही नहीं रहे। निगम के चुनाव कराए, पंचायत के चुनाव कराए, पता लग जाएगा कहाँ खड़े ये। तो आपकी पार्टी तैयार है उन चुनावों के लिए? आपको लगता है कि उसमें ये तमाम मुद्दे जो आप जिक्र कर रहे हैं, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, लोग उन मुद्दों को ध्यान में रख के वोट देंगे? लोग बहुत समझदार हैं। जो मतदाता है वो सब बातें समझता है, समझे नहीं? उनको मालूम है, उन्होंने सब देखा अपनी आंखों से, और क्या हो रहा है वो भी देख रहे हैं। तो क्या उनको करना है वो भी समझते हैं। तो कांग्रेस पार्टी तैयार है? उनको किसी को बताने की जरूरत नहीं है। हम लोग, हमारे मतदाता बहुत समझदार हैं। आप देखना, मैं तो ग्राउंड रियलिटी की बात बता रहा हूँ। इस मौजूदा सरकार से बिल्कुल विमुख हो चुके हैं हरियाणा में। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा, मतलब नेता ये भी कहते हैं बीजेपी के कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा बस ये चाहते हैं कि दीपेंद्र को किसी तरह से सेट कर दिया जाए, और दीपेंद्र को अब ये भी कहा जा रहा है कि शायद प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा रहा है। या हमारी लोगों की अखबारों की कहानियां हैं। आई एम नॉट आइंग फॉर एनी पोस्ट, मैं तो हूँ ऑलरेडी। नाइदर आई एम आइंग फॉर दीपेंद्र। वो तो दीपेंद्र अपनी राजनीति करता है, तो वो मतलब वो जाएगा। 3 बार लोकसभा में रह चुका है, राज्यसभा मेंबर है, अपने कर रहा है। बट अब कांग्रेस को ऐसा चाहिए कि परफॉर्मिंग जो नेता हैं उन पर ही दाव लगाए और उन पर ही खेले और आगे उन्हीं को मैदान में लेकर आए। अभी चुनाव होंगे, पता लग जाएगा। यूथ कांग्रेस से चुनाव हुए थे, कौन जीते सबको पता है। पर संगठन में देख रहे हैं हुड्डा साहब, कांग्रेस का संगठन अब तक नहीं बन पाया है। हरियाणा में ही आप देख लीजिए, संगठन में आखिर बनने में इतनी परेशानी क्यों है? पता नहीं, जो भी अध्यक्ष है उनसे पूछो, जो रहे हों या जो हैं अध्यक्ष वो बताएंगे। लेकिन आप अध्यक्ष से इस बारे में बात करते हैं? मैं अध्यक्ष था तो मेरा सब संगठन कंप्लीट होता था। मैं इस बात के कह रहा हूँ कि बगैर संगठन के ग्राउंड लेवल पे, ब्लॉक में, जिले में संगठन नहीं होगा तो पार्टी पे कमजोरी आती है। पार्टी मजबूत होगी। अब तो खैर चुनाव है, भर्ती हो रही है, अच्छा संगठन बनेगा हमारा, मजबूत संगठन। तो हरियाणा में भी मजबूत संगठन आपको सारे लगता है देश में बनेगा, हरियाणा में बनेगा। तो उसमें सारे नेताओं की एक मत होगी पूरे संगठन पे? नहीं तो चुनाव होंगे ना, चुनाव होंगे।
चुनाव होंगे तो तैयारी सब कुछ सेट है। हाँ। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद ये भी कहा जा रहा है कि शायद प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा को अब बदला जाने वाला है। नहीं, मेरे को इस बात का इल्म नहीं है, लेकिन चुनाव में कौन चुनाव हो रहे हैं, चुनाव में कितने महीने हैं, अभी तो भर्ती चल रही है। तो ऐसा कुछ राहुल गांधी ने संदेश वो तो राहुल गांधी बता पाएंगे आपको, मेरे को नहीं मालूम। आप मीटिंग में तो थे, सारे नेता भी थे। नहीं, वो नेता थे, वो सारी बातें मैंने कहा सब अपना विचार था, सबके अपने अपने मत थे, मनभेद किसी का नहीं। बाकी तो कौन अध्यक्ष होगा, कौन इस वो तो बाकी चुनाव बताएगा। अब कोई वो करना है तो राहुल गांधी जी बता सकते हैं। लेकिन आपको लगता है कि संगठन होना चाहिए और मजबूत संगठन होना चाहिए, तभी आप चुनावों में भी होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। मजबूत संगठन के बगैर कोई भी संगठन हो, नीचे ग्राउंड में मजबूत होगा तो ऊपर भी लाभ होगा। तो आम आदमी पार्टी के साथ तमाम नेता मिल रहे हैं, चौधरी वीरेंद्र भी लग रहा है जा रहे हैं, बहुत सी ऐसी सुगबुगाहट चल रही है। मेरे को नहीं पता चौधरी वीरेंद्र का, आपको पता होगा। नहीं, वो तो कह रहे हैं मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मुलाकातें तो चल रही हैं। मतलब उनको झूठा कैसे मान रहे हो आप? मैं तो कहता हूँ वो सच्चा आदमी है। आप ही आपने कहा, या तो उन्हें कहा हो आपको जा रहे हैं। नहीं, मैं कह रही हूँ ऐसी चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन वो कह रहे हैं मैं नहीं जा रहा हूँ। सब नेताओं से तो मिले। पता नहीं क्या क्या चलती हैं चर्चाएं, आप लोग चलाते हो भाई। नहीं, कहानियां कैसे चलेंगी, कैसे आपका मीडिया का वो होगा? चर्चाएं नहीं चला, चर्चा वो आपका काम है। चर्चाएं भी तभी उठती हैं जब कुछ बात होती है, तब चर्चाएं भी तभी उठती हैं जब कुछ बात होती है। नहीं, कुछ बात कई बार चर्चाएं जब भी उठती जब कुछ बात ही नहीं होती। अच्छा, आपको ऐसा भी लगता है कि कभी कभी बिना बातों के? हाँ, ये उठी रहे ना। अभी आपने कहा मैं ये चाहता हूँ, ये दीपेंद्र ये बने वो बने, वो कोई मतलब ही नहीं। मैंने बिना बात के चर्चा उठी, क्या बात हुई? कोई चर्चा का विषय नहीं। आपने सवाल पूछा, चर्चा चलाने के लिए पूछा हुआ नहीं है। नहीं, लेकिन क्योंकि आप देखिए, आप भी लोगों के बीच में रहते हैं, हम भी लोगों के बीच में रहते हैं, और बहुत बार तो लोग भी ये चाहते हैं कि कमान तो ऐसे व्यक्ति के हाथ में होनी चाहिए जो कुछ करके दिखा सके। लोग क्या चाहते हैं वो अलग बात है। आपने मेरे से सवाल पूछा था, मैं जवाब दिया था। चर्चाएं आप मेरा नाम लेके कह रही थी। नहीं, क्योंकि लोग तो कहते हैं एक पिता होने के नाते तो आप ये चाहते हैं कि दीपेंद्र, क्योंकि एक अलग प्यार लोगों के दिल में भी है उनके लिए, और लोग भी चाहते हैं कि एक रिस्पॉन्सिबल अपनी राजनीति कर रहे हैं, मेहनत करता है, करेंगे तो जो उसमें होगा। तो अगर प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पे दीपेंद्र को आला कमान बिठाने का फैसला करता है, हाइपोथेटिकल सवालों का मैं कभी जवाब नहीं देता। ये तो आपके हाइपोथेटिकल सवाल हैं। बट ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा, जैसा होगा देखते रहना, वैसा होगा। चलिए ठीक है, जैसा होगा देखते रहेंगे। बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए हुड्डा साहब आपको। तो ये थे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिन्होंने हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया और ये बता दिया कि कांग्रेस पार्टी अभी इतनी भी कमज़ोर नहीं हुई है। संगठन भले ही हरियाणा में नहीं है, देश में भी परेशानियां चल रही हैं, लेकिन एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी उठेगी और पूरे देश में और पूरे हरियाणा के लोग जो परेशानियों से जूझ रहे हैं, उन परेशानियों का जवाब इस सरकार को भी दिया जाएगा, और साथ साथ कांग्रेस की जितनी परेशानियां हैं उसका भी खात्मा जल्दी ही देख रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। फिलहाल मेरे साथ टू द पॉइंट में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज़। नमस्कार।